नमस्कार बच्चों, मैं प्रतीक रस्तोगी स्वागत करता हूं आप सभी का मदर मेरेकल डिजिटल क्लासेस में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कक्षा 9 के इकोनॉमिक्स बुक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ अ पालमपुर। चलिए जानते हैं हम इस चैप्टर में क्या क्या किस किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। What we are going to learn in this chapter. So overview. The purpose of the story is to introduce some basic concept relating to the production, and this we do through a story of hypothetical village called Palampur. तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि स्टोरी ऑफ पालमपुर जो ये विलेज है पालमपुर, ये एक काल्पनिक गांव है। इसके माध्यम से हम प्रोडक्शन के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर समझने वाले हैं, यानी कि उत्पादन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा आगे कि पालमपुर में क्या क्या मेन एक्टिविटीज़ होती हैं और क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जो पालमपुर नाम का गांव है, यहाँ पे मेन एक्टिविटी है हमारी फार्मिंग। ठीक है, देखिए चलिए पढ़ते हैं यहाँ से। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटीज इन पालमपुर, वेयर एज सेवरल other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport and etc. are carried out on the limited scale. These production activity need various type of resources, natural resources, man-made items, human efforts and money, etc. तो देखो, जो हमारा गांव है पालमपुर, यहाँ पर क्या बोला गया बच्चों, ये बात ध्यान रखिए कि ये जो क्षेत्र है कृषि प्रधान एरिया है। मतलब जो पालमपुर है, पालमपुर में सबसे ज़्यादा फार्मिंग की जाती है। ठीक है, उसके साथ साथ छोटी छोटी घरेलू उत्पाद की छोटी छोटी इंडस्ट्रीज भी हैं यहाँ पर। यानी कि घरेलू उत्पाद क्या होता है, जो छोटे छोटे काम जो घरों में किए जाते हैं उनकी यहाँ पर प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर डेयरी है। गांव में क्या होती है, डेयरी पाई जाती है। ट्रांसपोर्टेशन पाया जाता है ताकि वो अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह बेच सकें। ठीक है, दीज प्रोडक्शन एक्टिविटी नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम, ह्यूमन एफर्ट्स और मनी। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ पर। पहला, हमारा इस गांव में जो प्रोडक्शन एक्टिविटी करनी है उसके लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत है। उत्पादन के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत है। पहली क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज की। दूसरा है मैन मेड आइटम्स, जो इंसान को काम करने के लिए ज़रूरी है। तीसरा है आपके ह्यूमन एफर्ट्स, यानी कि जो इंसान खुद अपनी तरफ से डालता है। और चौथा है आपके मनी। मनी यानी कि पैसा। पैसा भी यहाँ पर एक मेन फैक्टर है। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. ठीक है, जैसे जैसे हम स्टोरी को पढ़ेंगे वैसे वैसे आप अलग अलग रिसोर्सेज को जो प्रोडक्शन में काम आने वाले हैं और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं, जो सर्विसेज हैं, उन सभी के बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इस चैप्टर का फटाफट से। ठीक है, Palampur is a well connected with the neighboring village and towns. Raiganj, a big village, is 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। देखो, पालमपुर जो है अपने आसपास के गांव और शहरों से वेल कनेक्टेड है, यानी कि आसानी से कनेक्टेड है रोड के माध्यम से। ठीक है, रायगंज एक ऐसा शहर है जो थोड़ा बड़ा है, किससे, पालमपुर से। और कहाँ पर स्थित है वो, 3 किलोमीटर दूर है, कहाँ से, पालमपुर से। An all-weather road connects the village to Raiganj and further on the nearest small town of शाहपुर। तो जो ऑल वेदर रोड है वो हमारे गांव को यानी कि पालमपुर को कनेक्ट करती है रायगंज से, और ठीक उसी प्रकार और अदर शहरों से, छोटे छोटे शहरों से। यहाँ पर जो रायगंज के पास में एक और शहर है जिसका नाम है शाहपुर, उससे आसानी से ऑल वेदर रोड से ये गांव जुड़ा हुआ है। Many kind of transport are visible on this road, starting from bullock cart, tanga, buggies, wooden cart drawn on by buffalo, loaded with jaggery and other commodity of motor vehicle like motor car, jeeps and tractor and trucks. तो देखो, जो हमारा ये रोड है, रोड में आप लोग ट्रांसपोर्ट की बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे टांगा होगा, बुलक कार्ट यानी कि टांगा हो गया, जो बैलगाड़ी होती है वो दिखेगी आपको, बुग्गी दिखेगी यहाँ पर, और आपको यहाँ पर कार दिखेगी, जीप्स दिखेंगी, ट्रैक्टर, जो जिससे कि सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ पर जो ये पिक्चर है, इसमें आपने देखा होगा जो बुलक कार्ट है, वही बुलक कार्ट, हाँ, यहाँ पे जो बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी पे जैगरी, जैगरी यानी कि गुड़ की भरी हुई
मतलब यहाँ पर बोरियां जो पड़ी हैं इस पिक्चर में वो क्या की थी, जैगरी यानी कि गुड़ की थी, ठीक है, ताकि इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाके बेचा जा सके। दिस विलेज हैज़ 450 फैमिली बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। तो जो ये गांव है हमारा वो 450 फैमिली से भरा हुआ है, यानी कि यहाँ पर जितनी फैमिली रहती है वो कितनी है, 450, जो सभी अलग अलग कास्ट की हैं। द 80 अपर कास्ट फैमिली ओन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द बिजनेस। और इन 450 फैमिली में से 80 फैमिलियां ऐसी हैं जिनके पास अपनी लैंड है गांव के अंदर, ठीक है, जो मेजोरिटी रखती हैं जिनके पास अपनी लैंड है, ठीक है। अपर कास्ट के लोग हैं 80, ठीक है। ध्यान रखिए कितनी फैमिलीज हैं, 450, 450 में से 80 क्या हैं, अपर कास्ट फैमिलीज हैं। Their houses and some quite large are made of bricks, cement, plastering। और जिनके घर क्या हैं, बड़े बड़े हैं बने हुए और ईंटों से बने हुए हैं, ठीक है, और सीमेंट प्लास्टर्ड है। The SCs, Dalit, comprise 1/3 of the population and live in the one corner of the village and in much smaller houses, some of which are mud and straw। तो जो हमारे गांव में जो गांव की टोटल पॉपुलेशन है उसका 1/3 पार्ट, यानी कि 450 फैमिली का 1/3 पार्ट ऐसे लोग हैं जो दलित हैं, यानी कि 150 लोग। 1/3 450 का 1/3 सीधे सीधे 150 लोग, 150 फैमिली, 150 लोग ऐसे हैं, जो 150 फैमिली हमारी ऐसी हैं जो SC कास्ट से बिलोंग करती हैं, जिनके घर ना तो पक्के हैं बल्कि छोटे छोटे हैं और किससे बने हैं, मिट्टी और स्ट्रॉ से बने हुए हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द हाउसेज इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी पावर एंड ट्यूबवेल इन द फील्ड एंड इज यूज टू वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस, ठीक है। तो सभी हाउसेज में, लगभग सभी घरों में क्या है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन यानी कि बिजली का कनेक्शन है, और इलेक्ट्रिक पावर से जो हमारे को ट्यूबवेल, ताकि वो अपने खेतों को और अपने छोटे बिजनेसेस को रन कर सकें, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी पावर दी गई है गांव में उनसे वो अपने ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करते हैं। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल, 1 हाई स्कूल, there is a primary health center run by the government, one private dispensary where the sick are treated। तो देखो बच्चों यहाँ पर जो बोला गया है कि पालमपुर नाम के गांव में, अभी देखो सिंपल सिंपल सी बात है, बहुत जल्दी से ओवरव्यू देता हूँ। एक गांव है पालमपुर जो 3 किलोमीटर है रायगंज से, ठीक है। वहां पे कितनी फैमिली रहती हैं, 450 फैमिली रहती हैं। 450 फैमिली में से 80 फैमिली अपर कास्ट की हैं, 150 फैमिली दलित कास्ट की हैं। तो जो अपर कास्ट की फैमिली है उनके घर तो बड़े 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 बने हुए हैं, ठीक है, किससे, सीमेंटेड प्लास्टर से बने हुए हैं। और जो दलितों के गांव हैं, दलितों के घर हैं, दलितों के घर किस हिसाब से, मिट्टी के बने हुए हैं या स्ट्रॉ के बने हुए हैं, ठीक है, झोपड़ी के बने हुए हैं, झुग्गी या झोपड़ी से बने हुए हैं, ठीक है। और सभी घरों में क्या है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, बिजली फैसिलिटी है, ताकि वो अपनी ज़रूरत को चीज़ों को पूरा कर सके। अब आती है बात, गांव में 2 प्राइमरी स्कूल है और 1 हाई स्कूल है, यानी कि गांव के अंदर दो स्कूल प्राइमरी हैं और 1 स्कूल हायर स्कूल है, हाई स्कूल, ठीक है। देयर इज प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट, और वहाँ पे एक छोटा सा हॉस्पिटल है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जिससे कि लोगों की सेवा होती है। और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जिसमें बीमार लोगों को ट्रीट करा जाता है, यानी कि उनको क्योर करा जाता है। द डिस्क्रिप्शन अबाउट shows द पालमपुर हैज फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल एंड हेल्थ केयर। तो जैसा कि आपने गांव में देखा कि ये जो पालमपुर गांव है हमारा वेल डेवलप्ड गांव है, यहाँ पे सारी तरीके की फैसिलिटीज उपलब्ध हैं, ठीक है। रोड से कनेक्टेड है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, इलेक्ट्रिसिटी है, सिंचाई का पूरा काम है, यहाँ पर पानी व्यवस्थित रूप में आता है, स्कूल है, हेल्थ केयर सेंटर है, सब कुछ यहाँ पर है। कंपेयर दीज फैसिलिटीज दोज इन नियर बाय विलेज। चलिए देखते हैं, इनको कंपेयर करते हैं और इस गांव की जो फैसिलिटीज है उनको कंपेयर करते हैं नियर बाय विलेज में, ठीक है। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज, ठीक है। ये स्टोरी ऑफ पालमपुर क्या है, हमारे गांव में उत्पादन होने वाली डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी जो उत्पादन हो रहा है हमारे गांव में छोटी छोटी इकाइयों के तौर पे, उन सभी के बारे में ये हमें बताएगा। इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटीज। हमें सबको पता है कि हमारे पूरी इंडिया में
फार्मिंग क्या है, मेन एक्टिविटी है। द अदर प्रोडक्शन activity referred to as non-farm activity includes small manufacturing, transport, school, shopkeeping and etc. ठीक है, तो जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है यहाँ पर, जो उत्पादन एक्टिविटी यानी कि उत्पादन की जो क्रिया है वो रेफर करती है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी से, यानी कि जहाँ पर जो हमारे गांव में जो मेन चीज तो हो रही है, एक तो हमारी क्या हो रही है, खेती हो रही है। खेती के अलावा और क्या क्या छोटी छोटी एक्टिविटीज हो रही हैं जिनके थ्रू गांव में काम चल रहा है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज हो रही हैं। जैसे कि शॉपकीपिंग यानी कि दुकानदार हैं छोटे छोटे, वहाँ पे सामान बेच रहे हैं। दूसरा है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सुविधाएं उपलब्ध हैं, एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजा जा सकता है। और छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग स्केल्स पे इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं ताकि सामान एक जगह से दूसरे गाँव में पहुँचाया जा सके। ठीक है, गुड़ की फैक्ट्री है छोटी छोटी गाँव में, वो बनाई गई हैं ताकि ये सामान को बाहर बेच सके। We shall take a look both these type of activity after learning a few general things about this production. चलिए देखते हैं हम इस चैप्टर के बारे में और पढ़ते हैं थोड़ा सा कि इन प्रोडक्शन की एक्टिविटी में और क्या क्या चीजें जनरल आती हैं। ठीक है, आइए अब आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि हमारी प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से, ठीक है, किस तरीके से रखा गया है। चलिए देखते हैं। प्रोडक्शन आपको समझ में आ गया। प्रोडक्शन के अंतर्गत आपकी एक्टिविटी हो रही है, गांव है पालमपुर, उसको लेके हम चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब दूसरा फैक्ट आ गया है यहाँ पर, द एम ऑफ द प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। सिंपल सी बात है, उत्पादन क्या है, उत्पादन का उद्देश्य क्या है। उत्पादन का उद्देश्य है जो वस्तुएं और सर्विसेज, जो क्रियाएं हमें चाहिए, हमारी आवश्यकता की हैं, उन्हें हम पा सकें। ठीक है, इसलिए हम उन चीज का उत्पादन करते हैं। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, 4 चीजों का होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, क्या चीज है, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। पहली चीज क्या चाहिए, हमें लैंड चाहिए। दूसरी, एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। तो दूसरी चीज क्या है यहाँ पर, हमें क्या चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए। पहली चीज तो लैंड चाहिए, साथ के साथ हमें क्या चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज, जिससे कि हमारा काम होता रहे। वाटर चाहिए, पानी की सुविधा चाहिए, फॉरेस्ट चाहिए, जंगल चाहिए, और दूसरा क्या है, मिनरल्स चाहिए। ठीक है, इसके बाद है द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, पीपल हु विल do the work. Some production activity require highly educated worker to perform the necessary task. Other activity requires who can do manual work. Each worker is providing the labor necessary for production. देखो जाहिर सी बात है, पहली चीज हमने लैंड बोली थी, दूसरी बोली लेबर। ठीक है, और साथ के साथ हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। तो हमें पता है किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी को करने के लिए वहां पर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स भी चाहिए, और कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिनको करने के लिए लोगों की जरूरत, कम लोगों की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो मैनुअल वर्क कर सकें। ठीक है, तो कुछ जगहों पे तो बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड बच्चे, एजुकेटेड लोग चाहिए, और कुछ जगह पे काम करने के लिए हाईली एजुकेटेड होना जरूरी नहीं है। तो यानी कि लेबर का होना अत्यंत आवश्यक है। तीसरी चीज आती है यहाँ, थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। The variety of input requires every stage during the production. What are the items that comes under physical capital? अब देखो फिजिकल कैपिटल, तीसरी चीज आ गई हमारी फिजिकल कैपिटल। किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए 4 चीजों का होना जरूरी है, लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल। 3 चीजें हो गई। देखो फिजिकल कैपिटल किसे कहते हैं, अब सिंपल सी बात है, ऐसी चीजें जिनको हमें बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी, जैसे कि टूल्स हो गए, मशीन हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, ये सारी क्या है, हमारी फिजिकल कैपिटल से। क्या है, ऐसी चीजें जिनको प्रोडक्शन को बनाने के लिए एवरी स्टेज में जरूरत पड़ती है, वो हमारी फिजिकल कैपिटल हो गई। अब देखो यहाँ पर फिजिकल कैपिटल भी 2 प्रकार से बोला गया है यहाँ पर। ठीक है, ए टूल, मशीन एंड बिल्डिंग। पहली चाहिए हमें औजार चाहिए, मशीनें चाहिए और बिल्डिंग चाहिए। टूल एंड मशीन आर द वेरी सिंपल स्टेप. Tools such as a farmer plug the sophisticated machines such as a generator, turbine, computers. Tool machines building can be used in the production over many years are called fixed capital. तो ऐसी चीजें जो हमारे काम में प्रयोग होने वाली हैं और लंबे समय तक रहती हैं, लंबे समय तक, प्रोडक्शन के लंबे समय तक वो हमारे साथ रहती हैं, ऐसी चीजों को फिक्स कैपिटल बोला गया है।
तो बच्चों समझ में आया, टूल्स, मशीन या बिल्डिंग या ऐसी कोई भी चीज जो हमारे व्यापार में या हमारी प्रोडक्शन में लंबे समय तक रहेगी वो हमारी फिक्स कैपिटल है। ठीक है, अगला टॉपिक आ जाता है हमारा इसी के अंदर। फिजिकल कैपिटल के दो पॉइंट थे, पहला था फिक्स कैपिटल और उसके अंदर है वर्किंग कैपिटल, दूसरा पॉइंट। ठीक है, अब देखो वर्किंग कैपिटल कहते किसे, रॉ मटेरियल मनी इन हैंड। प्रोडक्शन रिक्वायर अ variety of raw materials such as a yarn used by a weaver and the clay used by the potter. Also, some money is always required during the production to make payments by other necessary item. Raw material and money and in hand are called working capital. Unlike tools, machines and buildings, these are used up in production. तो देखो दो तरीके से फिजिकल कैपिटल बताई थी, एक थी फिक्स कैपिटल, दूसरी थी वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल ऐसी चीज है जो लंबे समय तक हमारे व्यापार में हमारे साथ प्रोडक्शन में रहेंगी, जैसे मशीन हो गए, औजार हो गए, या फिर कंप्यूटर्स हो गए, जनरेटर्स हो गए, या फिर टर्बाइंस हो गई। ये सारी क्या है, एक तरीके से ये सारी हमारी क्या है, फिक्स कैपिटल है। अब रॉ मटेरियल्स की बात करता हूँ, तो रॉ मटेरियल अगर कोई जुलाहा है, यानी कि जो हमारे कपड़े बुनता है, तो उसके लिए ऊन क्या है, ऊन हो गई, कॉटन हो गया, ये सारी चीजें क्या है, रॉ मटेरियल्स हो गई। इसी तरीके से कुम्हार है जो घड़ा बनाता है या बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसके लिए मिट्टी क्या हो गई, एक तरीके से रॉ मटेरियल हो गई। तो इसी तरीके से हमारे प्रोडक्शन में काम आने वाली जितनी भी सामग्री होती है वो सब वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत आएगी। साथ के साथ दूसरी चीज क्या है, मनी, क्योंकि हमें कुछ पेमेंट्स करनी होती है और कुछ चीजें हमें खरीदनी पड़ती हैं। जैसे रॉ मटेरियल अगर हमें खरीदना है तो हम पेमेंट्स के माध्यम से खरीदेंगे, यानी कि मनी के माध्यम से हम खरीदेंगे, इसीलिए उसे वर्किंग कैपिटल में रखा गया है। जैसे कि रॉ मटेरियल और मनी दोनों मिलकर क्या बनाएंगी, हमारी वर्किंग कैपिटल को। ठीक है, देयर इज फोर रिक्वायरमेंट टू, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देयर इज फोर रिक्वायरमेंट टू, यू विल नीड नॉलेज एंटरप्राइजेस टू बी एबल टू पुट टुगेदर land, labor, physical capital and produce an output, either use yourself to sell in the market। अब देखो भैया तीन चीजें हमने बता दी, पहली लैंड, दूसरी लेबर, तीसरी आपकी फिजिकल कैपिटल, चौथी क्या हो गई, यहाँ पर चौथी चीज भी चाहिए, वो क्या है, नॉलेज। नॉलेज और एंटरप्राइजेस, ताकि अगर आपके पास नॉलेज है तभी आप इन चीजों को एक साथ करके प्रोडक्शन कर सकते हो, अदरवाइज आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। देखिए किसी भी गांव में किसी भी प्रोडक्शन को करने से पहले वहां पे कुछ स्किल्ड लेबर होती है, कुछ अनस्किल्ड लेबर होती है। स्किल्ड अनस्किल्ड वही हो गई एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड लेबर। ठीक है, तो जैसे कि हम काम कर रहे हैं किसी भी फैक्ट्री में, वो आप आगे अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा, उससे आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से फैक्ट्री में काम होता है। किसी भी कपड़े बनाने की फैक्ट्री है, कपड़े बनाने की फैक्ट्री है, मशीन चलाने वाला भी चाहिए। अगर नॉलेज होगी तभी तो हम बना पाएंगे। भाई नॉलेज है, अगर हमारे पास सपोज कपड़े बनाने की फैक्ट्री है, कपड़े बनाने की फैक्ट्री में अगर हमें कॉटन दे दी जाए तो क्या हम डायरेक्ट बना लेंगे, नहीं, ऐसे नहीं, जब तक हमें उसकी नॉलेज नहीं होगी। पहले हमारे हमारे वर्कर्स को, हमारे को जगह चाहिए जहाँ वो फैक्ट्री होगी, दूसरी चीज वहाँ मशीनें होंगी। ठीक है, तीसरी चीज क्या होगी, वहाँ पर हमें हमारे पास रॉ मटेरियल होगा, यानी कि कॉटन होगा या यार्न होगा, जो भी जिससे हम कपड़ा बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी लेबर होगी, लेबर होना जरूरी है। अगर लेबर नहीं होगी, लेबर भी वैसी होगी, स्किल्ड होगी, अनस्किल्ड होगी, दोनों तरीके की लेबर होगी वहां पर, ताकि वो काम कर सके। कुछ मशीनों से चलेगा काम, कुछ विदाउट मशीनों से चलेगा। तो ये सारी चीजों को करने के लिए नॉलेज और एंटरप्राइजेस का होना बहुत जरूरी है, तभी हम एक आउटपुट दे पाते हैं जिसे कि हम मार्केट में बेचने लायक रख सकते हैं। जैसे कि किसी भी प्रोडक्ट को फिनिश करने के लिए ये सारी चीजों का होना अत्यंत आवश्यक है। This these days is called human। Every production is organized by combining land, labor, physical capital, human capital, which are known as factor of production। अब देखो हमने बोला था चार चीजें बहुत जरूरी हैं किसी भी काम को करने के लिए, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार चीजें हैं। कौन कौन सी, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल्स। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कहीं भी बात आती है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सो यू हैव टू राइट इट डाउन, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल यानी कि जो लास्ट वाला पॉइंट है वो आपको ह्यूमन कैपिटल बोला गया, यानी कि नॉलेज वाला पॉइंट। ठीक है, अगर इंसान ही नहीं होगा और उसे नॉलेज नहीं होगी तो वो कैसे करेगा। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न अबाउट
first three factors of the production. For the convenience, we will refer to the physical capital as a capital in this chapter. हम यहाँ पर जो फिजिकल कैपिटल को है, जैसा कि हमने तीन टॉपिक्स को पढ़ लिया, लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल, उसके अंतर्गत दो चीज़ें थी, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। तो जैसे ही आप समझ जाएंगे, आप इस चैप्टर की आधी से ज़्यादा समरी को समझ पाएंगे, क्योंकि आपने प्रोडक्शन की वो तीन चीज़ें पढ़ ली हैं। चौथी चीज़ आपकी नॉलेज और आपका एंटरप्राइजेज है, ताकि उन्हें आसानी से उन सारी चीज़ों को मिलाकर एक फिनिश प्रोडक्ट को बना के हम बाजार में बेच सकें। चलिए पढ़ते हैं फार्मिंग इन पालमपुर। अब आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। फार्मिंग इन पालमपुर, लैंड इज फिक्स्ड। भैया हमको पता है जो हमारे गांव में क्या है, जमीन क्या है, एक निश्चित मात्रा में है, ठीक है। लैंड तो भैया उतना ही है, लैंड तो बढ़ेगा नहीं गांव का, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज बोली गई है। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। फार्मिंग क्या है, कृषि प्रधान है, ठीक है। हमारा पालमपुर जो है कृषि प्रधान है, जहाँ पर सबसे ज्यादा एक्टिविटी क्या हो रही है, फार्मिंग की एक्टिविटी हो रही है। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन द फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड। भैया गांव की जितनी भी आबादी है उसका 75% लोग हमारे किस में, अपने जीवन को चलाने के लिए फार्मिंग पे डिपेंडेंट है, यानी कि निर्भर है। समझ में आया? यानी कि 450 लोग थे, 450 लोगों के 75% लोग, यानी कि वो हमारे किस पे डिपेंडेंट है, फार्मिंग पे डिपेंडेंट है। दे कुड बी अ फार्मर और फार्म लेबरर्स। वो क्या हो सकते हैं, या तो फार्मर्स हो सकते हैं, किसान हो सकते हैं, या फार्म में काम करने वाली लेबर हो सकती है। द वेल बीइंग द पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑन द फार्म। ठीक है, जैसे जैसे चलते जाएंगे हम इस चैप्टर को आसानी से समझ पाएंगे कि हमारे फार्म में प्रोडक्शन क्या हो रहा है। जैसे जैसे लोग आते जाएंगे, द वेल बीइंग ऑफ दीज पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑन द फार्म। जितने भी लोग ये काम कर रहे हैं वो सब फार्म्स में रिलेटेड हैं। बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक कंस्ट्रेंट in raising farm production. Land area under cultivation practically fixed. भाई हमें पता है किसी भी गांव में प्रोडक्शन करने के लिए लैंड क्या है, फिक्स मात्रा में है ना, है कि नहीं है। भाई हमें पता है खेती के लिए एक लिमिटेड जमीन होगी, उससे ज़्यादा तो हम ऊपर ले नहीं सकते। भाई बंजर जमीन को क्या हम उसे उपजाऊ बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो वही चीज बोलेगी, लैंड इज फिक्स। पहला पॉइंट क्या है, फार्मिंग इन पालमपुर क्या है, लैंड इज फिक्स। Since 1960s, in Palampur, there has been no expansion in land area under the cultivation. By then, some of the wasteland in the village had been converted into cultivable land. There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. हमें पता है हमारा जो खेती के लिए एरिया है 1960 से अभी तक कोई भी एरिया एक्सपेंड नहीं हो पाया ताकि खेती हो सके। उसके बाद भी some of the wasteland in the village has been converted to the cultivable land, यानी कि उसके अलावा भी कुछ एरिया ऐसे नहीं हुए जो जिसे हम कन्वर्ट कर सकें कल्टीवेशन के यूज के लिए। ठीक है, तो हमें पता है कि जितना लैंड है उतना ही खेती कर पाएंगे, उससे ज़्यादा हम खेती नहीं कर पाएंगे। द स्टैंडर्ड यूजिंग ऑफ मेजरिंग land is hectare. Through the villages you can find the area discussed in the local units such as biga, quinta, 1 hectare equal to area of square with one side measuring of 100 meters. देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे बोला गया है जो हमारे क्षेत्रफल है, किसी एरिया को जैसे नापना है वो हम कैसे नापते हैं यहाँ, या तो बीघा में या क्विंटा में। ठीक है, क्विंटा या बीघा में ही नापते हैं। और 1 हेक्टेयर इक्वल होता है 1 हेक्टेयर इक्वल टू स्क्वायर विद द वन साइड मेजरिंग ऑफ 100 मीटर्स, यानी कि उसकी जो एक साइड होगी 100 बाय 100 का वो 1 हेक्टेयर माना जाता है।
कैन यू कंपेयर द एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर फील्ड विद द एरिया ऑफ स्कूल ग्राउंड? क्या हम कंपेयर कर सकते हैं अपने स्कूल के ग्राउंड से? तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा आप जल्दी समझ पाएंगे यहाँ पर। भैया देखो, लैंड फिक्स्ड है, कैसे नापते हैं लैंड को वो हमें पता है, बीघा में या क्विंटा में। ठीक है, 1 हेक्टेयर बराबर 100 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर 100 मीटर। ठीक है, 100 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम वन लैंड? क्या हम किसी लैंड से जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं? यस, इट इज पॉसिबल, हम कर सकते हैं। In the kind of crops grown facility available, Palampur would resemble a village in the western part of the state of Uttar Pradesh. देखो, जो हमारा पालमपुर गांव है वो सिमिलर है, रिसेंबल करता है वेस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग से मिलता जुलता है ये। ठीक है, ऑल लैंड इज कल्टीवेटेड इन पालमपुर। जितनी भी लैंड है वो सारी क्या है, कल्टीवेशन के लिए यूज की जा सकती है। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, कोई भी लैंड ऐसा नहीं है जो छोड़ा गया हो। ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा। देखो, जो बारिश का सीजन आता है यानी कि वर्षा ऋतु में जो फार्मर्स हैं वो क्या उगाते हैं, वहां पर ज्वार और बाजरा उगाते हैं। दीज प्लांट आर यूज इन द कैटल फीड, जो किसके लिए यूज होती है, फीडिंग करने के लिए। इट इज फॉलोड द कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। और ठीक उसी प्रकार जैसे ही बारिश चली जाती है तो उसके बाद अक्टूबर दिसंबर में यहाँ पर आलू की खेती की जाती है। इन द विंटर सीजन यानी कि रबी की फसल में जो समय आता है, जो यानी कि जो हमारी ठंडियों का समय है, फील्ड आर शोन विद द वीड्स। और रबी की फसल में यहाँ क्या उगाया जाता है, गेहूं उगाया जाता है। ठीक है, फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस फार्मर कीप इन अ wheat for the family consumption and sell the surplus wheat at the market at रायगंज। देखो, सिंपल सी बात है, जितना लोगों को जरूरत है, भाई देखो सर्दियों में वो क्या उगा रहे हैं, गेहूं उगा रहे हैं। जितना उन्हें कंजप्शन होता है गेहूं का उतना वो रख लेते हैं, बाकी एक्स्ट्रा को वो कहाँ कर देते हैं, रायगंज में जाके बेच देते हैं। ठीक है, अ पार्ट ऑफ लैंड एरिया इज ऑल्सो devoted to sugarcane which is harvested one every year। देखो, एक एरिया ऐसा है जो जहाँ पर शुगर कैन उगाया जाता है, शुगर कैन यानी कि गन्ना उगाया जाता है। ठीक है, और हर साल में एक बार इसकी खेती होती है। शुगर कैन इन इट्स रॉ फॉर्म और एज जैगरी इज सोल्ड टू द ट्रेडर इन शाहपुर। देखो, आप देखो क्या कर रहे हैं, गेहूं उगा रहे हैं, गेहूं उगाने के बाद उन्होंने जितना था उतना रखा अपनी फैमिली के लिए और बाकी सरप्लस रायगंज के मार्केट में बेच दिया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ, शुगर कैन यानी कि क्या कर रहे हैं वो, गन्ने की खेती कर रहे हैं, और गन्ने की खेती करने के बाद रॉ फॉर्म में उसे या गुड़ के फॉर्म में कहाँ जाके बेच दे रहे हैं, शाहपुर में। समझ में आया, गन्ने की भी खेती होती है, गेहूं की भी खेती होती है, और जिसको वो कहाँ जाके बेच देते हैं, शाहपुर में। ठीक है, the main reason why the farmers are able to grow 3 different kind crops in a year Palampur is due to well developed system of irrigation। भाई जाहिर सी बात है, जो वहाँ के लोग खेती पे काम कर पा रहे हैं वो इसलिए कर पा रहे हैं, या प्रॉपर सिंचाई इसलिए क्यों, वहाँ पे 3 तरीके की फसल इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर रेगुलर सिंचाई का सिस्टम है, प्रॉपर सिस्टम है। वहाँ ये नहीं है कि सिंचाई पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सूखा नहीं पड़ रहा है, वहाँ पानी का प्रॉपर सिस्टम है, तभी वो इतनी खेती कर पा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर। इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिस्टम ऑफ इरीगेशन। पर्शियन व्हील वर till then used by the farmer to draw water from the wells and irrigate small fields. People saw that electric run tube wells could irrigate much larger area of land more effectively। देखो, पहले स्टार्टिंग में जो था वहाँ पर जो सिंचाई का ये बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था बनाई गई, वो इसलिए कैसे बनाई गई, क्योंकि वहाँ पर जो था पहले पानी, बिजली पहले से ही आ गई थी। बिजली आने के कारण क्या हुआ, वो लोग ट्यूबवेल और अपने अपने फील्ड्स को कहाँ से आसानी से पानी नहीं दे सक रहे थे, पर्शियन व्हील्स के थ्रू या ट्यूबवेल्स के थ्रू या इलेक्ट्रिक पंप्स के थ्रू। तो वो अपनी सिंचाई को बराबर रख पा रहे थे और जिस कारण से खेती को बराबर कर पा रहे थे।
The first few tube wells are installed by the government. Soon, however, the farmers started setting up private tube wells. देखो, जो शुरू में जब गांव में तरक्की हुई तो उन्होंने क्या करा, सरकार ने कुछ ही ट्यूबवेल्स को इंस्टॉल करवाया, ठीक है, गवर्नमेंट ने जो लगवाए। फिर उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने यानी कि किसानों ने अपने अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगवाने चालू कर दिए। As a result of by mid 1970s, the entire cultivated area of 200 hectare was irrigated. यानी कि धीरे धीरे 1960 से 1970 तक आते आते 200 हेक्टेयर का पूरा गांव क्या हो गया था, प्रॉपरली सिंचाई के लिए अवेलेबल हो गया था। नॉट ऑल द विलेज इन इंडिया हैव, यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, देखिए यहाँ ध्यान से समझ में आ जाएगा। नॉट ऑल द विलेज इन इंडिया हैव सच हाई लेवल ऑफ इरिगेशन। अ पार्ट ऑफ riverine plains and coastal region in our country are well irrigated. In contrast, plenty regions such as the Deccan Plenty have low level of irrigations. Of the total cultivation area in country, a less than 40% of irrigated even today. In the remaining area, farming is largely dependent on rainfalls. देखो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि हमारी खेती जो है, हमारे देश में जो खेती है, बहुत से एरिया में कुछ जगहों पे तो ट्यूबवेल्स और हाई लेवल की इरिगेशन व्यवस्था है, इस कारण वहाँ पे प्रॉपरली लोग क्या कर सकते हैं, फसलें उगा सकते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा है जहाँ पर अभी भी लोग सिंचाई के लिए नहरों पर, नदियों पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। अब कुछ जगहों पे जो डेक्कन प्लेंटी एरिया है वहाँ पर तो इतना ज़्यादा बुरा हाल है कि वहाँ पर पानी के लिए लोगों को या सिंचाई के लिए लोगों को बारिश पे डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। तो यानी कि अभी भी कंट्री का जो टोटल कल्टीवेटेड एरिया है उसका 40% ही रेगुलरली इरिगेटेड हो पाता है प्रॉपरली, बाकी 60% आज भी रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, ठीक है। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑफ ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। अब देखो मल्टीपल क्रॉपिंग किसे कहते हैं, यहाँ पर एक वर्ड आया मल्टीपल क्रॉपिंग, तो यहाँ पर आपको लिखना है टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ वन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। इट इज मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द गिवन पीस ऑफ लैंड, ठीक है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम जरूरत से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन यानी उत्पादन कर सकते हैं। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। Many are growing potatoes as third crop in the past 15 to 20 years. अब देखो पालमपुर गांव में जो सारे लोग हैं कम से कम 2 खेती तो करते ही करते हैं, 2 तरीके की फसल तो लगाते ही लगाते हैं। साथ के साथ 1/3 लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, पिछले 15 से 20 सालों में तीसरी खेती को भी लगा पाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अब बाकी चीज़ हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।